हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पढ़ाई, उसके पहले एक्सपोनेंशियल, उसके पहले मॉडुलस और जितने भी स्क्वायर, रूट, क्यूब रूट, ये सब इनइक्वालिटीज आप पढ़ चुके हैं। अब बेसिकली आपके दो और फंक्शंस बचे हैं जिसकी इनइक्वालिटी आपको पढ़नी है। एक है जीआईएफ, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। व्हाट्सएप के जो फैन है उन लोगों को तुरंत जीआईएफ का मतलब वही समझ में आया होगा जो हम लोग छोटे शॉर्ट वीडियोस भेजते हैं। लेकिन जीआईएफ का मतलब मैथमेटिक्स में एक और भी होता है जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये वो वाला जीआईएफ नहीं है। ठीक, अब देखिए, और एक है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसको समझने से पहले, इससे पहले कि हमें डेफिनेशन बताएं, इसका ग्राफ बताएं, इनइक्वालिटीज पे आए, एक पहले छोटी सी चीज समझ लेते हैं कि कहां से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया है। ठीक, कहां से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया, कैसे आया। देखिए, बेसिकली जब इंसान ने गिनती स्टार्ट की तो उसने नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया कि भाई जब आपके पास कुछ चीजें हैं तो उसको आप कैसे डिनोट करोगे। तो उसने पहले पत्थरों से कंपेयर करता था कि भाई ठीक है, मेरे पास इतने पत्थर थे, इतने काऊ थी, तो एक एक को इधर उधर शिफ्ट करके यूज्ड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड कि भाई जितने पत्थर मैंने सवेरे इधर से इधर शिफ्ट किए थे, अगर शाम को सारे पत्थर इधर से इधर शिफ्ट हो गए तो इसका मतलब उसके पास जितने सवेरे जानवर थे शाम को भी उतने ही जानवर थे। पता है ना, मतलब जैसे वो क्या करता था, अपनी भेड़ों को लेके आता था, अब भेड़ों को एक एक करके बाड़े के अंदर घुसाता था और यहाँ पे वो पत्थरों का एक ढेर रखता था और एक भेड़ अंदर गई तो एक पत्थर को इधर शिफ्ट कर देता था, फिर एक को इधर एक को इधर। सपोज करिए अगर उसके पास 5 गायें थी, 5 भेड़ें थी, तो जब सारी भेड़ अंदर चली गई तो सारे पत्थर इधर से इधर चले आने चाहिए। तो उसको ये वो क्यों कंपेयर करता था कि जितना ये है उतना ये है, और उसी से वो कंपेयर करके मेंटेन करता था कि हाँ मेरे पास जितना सवेरे था उतना ही शाम को भी है। फिर क्या हुआ, उसको जरूरत पड़ा कि ठीक है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको क्या बोलेंगे, तो फिर इस जरूरत ने जीरो का आविष्कार किया। जीरो मिलाने के बाद आपका नंबर बना होल नंबर। मतलब जब नेचुरल नंबर्स में आपने जीरो मिला दिया तो होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद जब आपने, वेयर इज माय डस्टर, चलिए, जब जीरो मिलाने के बाद होल नंबर्स हुआ तब भी इंसान का पेट नहीं भरा। उसने क्या बोला कि निगेटिव में, किसी के पास हमने किसी को कर्जा दे रखा तो वो कैसे डिनोट करेंगे, तो उसने निगेटिव नेचुरल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करके इंटीजर्स बनाए। अब इंटीजर्स से भी पेट नहीं भरा, क्या कि हम पिज्जा खरीद रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में जिसने पिज्जा खरीदा होगा, अब सोचा वो होगा इतना बड़ा पिज्जा तो मैं अकेले खा नहीं सकता, तो उसने सोचा होगा दोस्तों में बांटो। तो अब कैसे बांटे, वो कैसे बांटे, एक दे सकता है, दो दे सकता है, -1 दे सकता है, एक छीन सकता है, दो छीन सकता है। तो उसने फिर फ्रैक्शंस का आविष्कार किया और बोला कि ये आधा होगा, ये 1/4 होगा, ये 1/8 होगा, ऐसे कर करके पिज्जा को उसने बांट लिया। ठीक, चलिए, वो हमारी दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जब इंटीजर्स में फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हुए तो हमारे रेशनल नंबर्स का सेट बन गया। ठीक, तो ये जो इंटीजर्स होते हैं ये नंबर लाइन पे आपके आते हैं। जैसे ये है आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर -1, ऐसे करके होते हैं। और इनमें जब हम कोई छोटा फ्रैक्शन जोड़ते हैं तो 1.2 मिलता है, 1.4 मिलता है, 2.3 मिलता है। ठीक, और जैसे ही हम 2 पर पहुंचते हैं हम कहते हैं ठीक है, हमारे पास एक फिर होल नंबर, बड़ा नंबर आ गया। फिर उसके बाद फिर फ्रैक्शंस जोड़ते जोड़ते हम 3 तक पहुंचते हैं, फिर फ्रैक्शंस जोड़ते जोड़ते हम 4 तक पहुंचते हैं। उसी तरीके से -1 में फ्रैक्शंस जोड़ते जोड़ते 0 तक पहुंचते हैं, 0 में फ्रैक्शंस जोड़ते जोड़ते 1 तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली ये पूरा जो काउंटिंग सिस्टम आपका बना हुआ है रेशनल नंबर्स का, इसको हम 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। एक तो जो इंटीजर है और इंटीजर के बीच में जो फ्रैक्शंस हैं। ठीक, ये एक तो ये जो इंटीजर्स वाला सेक्शन है, हमने कुछ ज्यादा ही रायता फैला दिया। तो जो एक तो जो इंटीजर्स हैं और एक जो आपके फ्रैक्शंस है, इसको मिलाकर आपका टोटल रेशनल नंबर्स का सेट बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो क्या समझ में आया हमें कि जो भी हमारे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, उसको रियल नंबर्स नहीं, बेसिकली हम रेशनल नंबर्स जो हैं उनको हम इंटीजर्स थे उसमें फ्रैक्शंस जोड़ के हमने डेवलप किया था। तो अगर आप नंबर लाइन को ध्यान से देखें, -2, -1, 0, 1, तो 0 एक इंटीजर है। ठीक, उसमें हमने फ्रैक्शंस ऐड करना स्टार्ट किया, 1/2 ऐड किया, 1/4, ये सब फ्रैक्शंस ऐड करते रहे
अब ऐड करते करते एक टाइम ऐसा आता है जब हम 1 पे पहुंच जाते हैं, मतलब ये फ्रैक्शंस ऐड करते 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 हम एक पूरी 1 यूनिट को ऐड कर देते हैं, तो हम नेक्स्ट इंटीजर 1 पे पहुंच जाते हैं, फिर हम उसमें फ्रैक्शंस ऐड करते जाते हैं, करते 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 वी रीच एट द नेक्स्ट इंटीजर 2। ठीक, तो बेसिकली देखिए कंस्ट्रक्शन जो हमारे नंबर्स का है वो ये है कि हमेशा कोई भी नंबर x हो उसको हम एक इंटीजर प्लस एक फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर को हम एक इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिख सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि भाई हमारे लिए तो ये कहना कि 5/2 एक फ्रैक्शन है, तो नहीं, ये 5/2 एक फ्रैक्शन नहीं है बच्चों। फ्रैक्शन मतलब 1 का सब पार्ट होता है, ये रेशनल नंबर है, नो डाउट। इंटीजर बाय इंटीजर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 इज अ रैशनल नंबर, बट ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इससे आया था कि एक जो यूनिट है वो पूरी यूनिट में हम अगर चीजों को नहीं रख पाते थे, तो देन वी स्टार्टेड फ्रैक्शनिंग द थिंग्स। हम उनके पीसेस में काट काट के बांटने लगे, जैसे पिज्जा हुआ हमारा, जैसे यारी और दोस्ती में रसगुल्ले खाते हैं हम लोग, रसगुल्ले तो ऐसे कोई नहीं बांटता होगा, बांट भी लेते हैं, पर चलो आधा हमने खाया तो आधा तुमने खाया, ये सब वाली जो बातें होती है ना फ्रैक्शंस में आता है। अगर पूरा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि 4/2 फ्रैक्शन मुझे दे दो, दुकानदार से जाके बोलिएगा कि भैया ऐसा करो कि आप मुझे 10/5 रसगुल्ले दे दो, तो कहेगा भैया ये कौन सी गणित समझा रहे हो हमको, फिर आप बोलेंगे भैया 2 दे दो, तो वही है ना, वो फ्रैक्शन नहीं हुआ। ठीक, आप उसको ये बोलेंगे 2.5 किलो अनाज दे दो, तो 2.5 किलो तो ठीक है, वो समझ जाएगा कि 2 किलो और आधा किलो अलग से दे दो। लेकिन अब उसको आप ये बोलिए कि भैया 5/2 दे, मतलब आप रेशनल नंबर में बोलने लगिए कि भाई हमें इतना बड़ा फ्रैक्शन चाहिए, तो फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन क्या है, 2 किलो पूरा चाहिए आपको और आधा अलग चाहिए। ठीक, 2 किलो प्लस आधा, तो हर चीज आपकी फ्रैक्शन में जो भी आती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। एग्रीड? देखिए यही मेन कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी इंटीजर को हमेशा इस पार्ट में लिख सकते हैं कि जो भी नंबर इंटीजर किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें एक इंटीजर रहा होगा, जैसे 10.5 किलो आपने गेहूं खरीदा, ठीक, तो 10.5 किलो में 10 किलो तो आपने पूरा पूरा लिया, आधा किलो आपने फ्रैक्शन में लिया। ठीक, 11 किलो ले लेते तो 11 किलो पूरा पूरा हो जाता। तो यही चीज होती है कि हम इंटीजर में लेते हैं प्लस फ्रैक्शंस में, इसी को मिला के हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो नंबर्स है ना, इसी को 2 फंक्शंस में बांट दिया गया। हमने ये कहा कि कोई भी इंटीजर एक है, उसको हम हमेशा i प्लस f के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप हम जरा इसको क्लियर कर दें। यहाँ हमने जो समझाने की कोशिश की, आप आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। ठीक, तो इसमें हम कहते हैं कि ये एक इंटीजर होता है और ये एक फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन का मतलब होता है इट इज अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू f0 बट लेस देन 1। ये 0 से लेकर के 1 तक लाई करेगा, और हमेशा ध्यान रखिएगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी निगेटिव नहीं होता है। जैसा अगर आप ध्यान दें तो जब लॉग हमने पढ़ाया था आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो लॉग में हमने आपको कहा था कि किसी भी नंबर का जब आप लॉग लेते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होता है और एक मैंटीसा जनरेट होता है। उसमें भी आप ध्यान दीजिए, ये बोला गया था कि मैंटीसा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ये जो मैंटीसा है ना, सेम चीज यहां पे है। जैसे इसको हम कहते थे कि ये इंटीग्रल पावर थी 10 की जितनी इंटीग्रल पावर थी उसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोल देते थे, और जो फ्रैक्शनल पावर थी उसको हम मैंटीसा बोल देते थे। ये कभी निगेटिव नहीं होता है। वही चीज यहां भी होती है कि आप किसी भी इंटीजर को हमेशा i प्लस f में ब्रेक कर सकते हैं, जहां की i एक इंटीजर होता है, ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर कि क्या होता है। लेकिन ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 1 के बराबर नहीं होगा। देखिए 1 के बराबर होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि एक नंबर 1 है
और 1 में आपने एक फ्रैक्शन 1 जोड़ा, कितना होगा भैया, फिर तो आप नेक्स्ट इंटीजर पे पहुंच गए ना, तो 1 के बराबर नहीं ले सकते हम, 0.9 तक ले सकते हैं, 0.99999 तक, जस्ट स्मॉलर देन 1, लेकिन 1 के बराबर। हाँ 0 हो सकता है भाई, क्यों, क्योंकि 1 है, 1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या होगा, 1 में हम कितना फ्रैक्शन जोड़ दें कि 1 मिल जाए, 0 जोड़ो, 1 में कितना फ्रैक्शन जोड़ दें कि हमें 1.5 मिल जाए, हाफ जोड़ दो, ठीक, 1 में कितना फ्रैक्शन जोड़े कि 1.25 मिल जाए, 1/4 जोड़ दो, लेकिन 1 में हम कितना फ्रैक्शन जोड़े कि हमें 2 मिल जाए, तो 1 फ्रैक्शन नहीं है, 1 इज अ इंटीजर, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 तक लाई कर सकता है, ठीक, लेकिन हाँ कोई ये भी कह सकता है कि भैया 0 तो इंटीजर है, 0 को क्यों इंक्लूड कर रहा है, 0 का मतलब कुछ नहीं है, फ्रैक्शन की वैल्यू कुछ नहीं है, ये मतलब है, 0 मतलब आप कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक, 1 फ्रैक्शन पार्ट का मतलब एक फ्रैक्शन पार्ट कुछ ऐड कर रहे हो आप, इसलिए हम 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे, बिकॉज 1 फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब हो जाएगा कि आपने पूरा इंटीजर ही जोड़ दिया, 1 यूनिट जोड़ दिया, ठीक, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0 से 1 लाई करेगा, इंटीजर हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब हम आते हैं कि पता कैसे, सॉरी ये इंपॉर्टेंट था, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, अब हम आते हैं कि ये जो इंटीजर पार्ट है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक, और इसको हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, ये रिप्रेजेंटेशंस है इंटीग्रल पार्ट, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, अभी हम आपको बताते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, और इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। एक ही नंबर को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांट दिया, और जो इंटीजर मिला हमको उसको हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जो हमको फ्रैक्शन मिला उसको हमने बोल दिया फ्रैक्शनल पार्ट। अभी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना है, इसके जस्ट बाद हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ना इजी अच्छा रहता है, क्यों, क्योंकि आप चीजों को रिलेट अच्छे से कर जाते हैं। अब देखिए ये तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया, अब हम ये कहते हैं कि चलिए आपके पास अब डेफिनेशन लिखने लायक नॉलेज आ चुकी है। डेफिनेशन ये कहती है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, रियल टू रियल एक फंक्शन डिफाइंड है जिसमें कि कहा गया कि अ फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इसको इंटीग्रल पार्ट भी बोला जाता है, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर दिस रिप्रेजेंट्स इंपॉर्टेंट लाइन, this represents the greatest integer less than or equal to x. Let's try to understand that what is the significance and meaning of this greatest integer less than or equal to x. अब देखिए बच्चों, यही इस पूरे फंक्शन का डेफिनेशन, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ गया, ठीक, चलिए देखते हैं क्या मतलब है इसका। ये मतलब है, ये कह रहा है कि x जो भी है, x जो भी नंबर है जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, ये नंबर एक ऐसा इंटीजर है, एक ऐसा इंटीजर है जो कि इस नंबर से छोटा या उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, छोटा और सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट, छोटा उस नंबर से जस्ट छोटा है। अब देखिए जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए मेरे 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा भाई हूं, मुझसे छोटा एक भाई है और मुझसे छोटा एक और मुझसे छोटे 2 भाई, ठीक, तो मुझसे कहा गया कि अगर मिडिल ब्रदर की बात की जाए तो कैसे हम बताएं, क्योंकि मुझसे छोटा जो बड़ा भाई है ना वो ले लो, मतलब मुझसे छोटा चाहिए लेकिन जो छोटे हैं उनमें सबसे बड़ा चाहिए। समझ में आया कि अगर हमें ये बताना है कि मुझसे जस्ट छोटा भाई कौन सा है, मुझसे जस्ट छोटा भाई कौन सा है, तो हम ये कहेंगे भाई जो मुझसे जितने छोटे भाई हैं उनको आप ले लीजिए और उसमें से जो सबसे बड़ा है ना उसको सेलेक्ट कर लीजिए, दैट विल बी दी जस्ट यंगर ब्रदर टू मी, जो मुझसे जस्ट छोटा भाई होगा। लॉजिक समझ में आया कि अगर मुझसे जस्ट छोटा भाई आपको चाहिए, मतलब अगर एक इंटीजर है आपके पास, एक इंटीजर है, उस इंटीजर से जस्ट छोटा इंटीजर आपको पता, एक नंबर है उससे जस्ट छोटा इंटीजर पता करना है, तो हम ये कहेंगे कि उससे नीचे जितने इंटीजर थे सबको आप लिख लीजिए और उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो उठा लो, यही ये लाइन कहती है। इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपको क्लियर है। हम ये कहते हैं कि अगर सपोज करिए आपके पास एक नंबर x है, से 14 से 9.3,
ये है आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर है। हमने कहा कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट हमें निकालना है और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 9.3। तो डेफिनेशन ये कहती है कि यू हैव टू टेक आउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक, तो 9.3 यहां कहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है, नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं, चूजन अ प्लेस। 9.3 यहां है। अब हमें क्या ढूंढना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो पहले हम क्या करते हैं, इससे लेस देन वाले सारे इंटीजर्स लिखते हैं। तो इससे छोटा इंटीजर क्या मिलेगा? 9, फिर 8। अब देखिए 9 यहां, अब डिस्टेंस से मत नापना बच्चा, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है। अब देखिए अगर हमसे ये कहा गया कि इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो इससे छोटे तो बहुत सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे ना, इससे छोटे तो बहुत सारे इंटीजर मिल जाएंगे। इन इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर है, इन इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर है 9.3 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है, दैट इज योर इंटीग्रल पार्ट और द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक, मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? 9। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए आपसे कहा गया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ से 2.4। कितना आएगा भाई? हम क्या करेंगे, 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। फिर वही देखते हैं, नंबर लाइन पे आप आइए, 2.4 को लोकेट करिए और इससे छोटे इंटीजर्स लिखना स्टार्ट करिए। तो 2.4 के पहले इंटीजर क्या आया होगा? 2 आया होगा, 1 आया होगा, 0 आया। इनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। से x इज इक्वल टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब क्या है? ठीक है, ये नंबर लाइन है आपकी, यहां पर 1 है। अब इससे छोटे इंटीजर्स लिखिए, 0, -1, -2। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई इससे छोटे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर तो 0 है, ये आंसर होना चाहिए। नहीं, इसका आंसर आएगा 1। कारण ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, हमें इससे छोटा या इसके बराबर, तो क्या इसके बराबर कोई इंटीजर मिला? यस, वी हैव गॉट 1। 1 इटसेल्फ एक इंटीजर है, तो हम ये कहेंगे कि इससे छोटा या इसके बराबर जो सबसे बड़ा इंटीजर है। तो इसके बराबर अगर इंटीजर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वही आपका आंसर है। इसके बराबर नहीं मिला तो इससे छोटे वाले में से सबसे बड़ा उठा लो। ठीक, अभी हम लोग नेगेटिव वाले पे आएंगे। उसके पहले हम आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं, जब तक आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे कॉन्फिडेंट न फील करें। ये कहते हैं कि आपको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता करना है, ठीक, तो आप उस नंबर लाइन पे खड़े हो जाइए। ठीक, आप उस नंबर लाइन पे खड़े हो जाइए जहां आपको नंबर दिया गया है। सपोज करिए 9.3। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि 9.3 पे जब आप खड़े हैं तो आप नंबर लाइन पर राइट बीनीथ देख सकते हैं, अपने नीचे देख सकते हैं और अपने पीछे देख सकते हैं। हमारी नंबर लाइन ऐसे है, तो हम नंबर लाइन पे जो नंबर हमें असाइन किया गया हम उस पर डायरेक्टली खड़े हो सकते हैं, उसके नीचे देख सकते हैं, उसके आगे देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते। मतलब टू द टुवर्ड्स द ग्रेटर साइड ऑफ द नंबर लाइन हम नहीं देख सकते, हम इधर ही देख सकते हैं। ठीक, तो अब हमें अपने नीचे से स्टार्ट करते हुए देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। कहां तक? पीछे। तब तक देखना है जब तक हमें पहला इंटीजर ना मिल जाए। तो जब हम 9.3 पे खड़े रहेंगे तो इधर बहुत सारे इंटीजर्स हैं, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। सबसे पहला इंटीजर हमें कौन सा दिखाई देगा? 9। 9.3 के पहले सबसे पहला इंटीजर हमें 9 दिखाई देगा, वो हमारा जो सबसे पहले दिखाई देगा राइट बीनीथ और पीछे। 2.4 पे खड़े हो गए, 2.4 पे खड़े होंगे तो सबसे पहला इंटीजर हमें क्या दिखाई देगा भाई? 2.4 के पहले 2 ही दिखाई देगा, फिर 1 दिखाई देगा। इसमें जो सबसे पहले दिखाई देगा 2, वो हमारा आंसर हो गया। 1 पे खड़े हैं तो राइट बीनीथ हमें 1 दिख गया, सबसे पहला इंटीजर यही दिख गया, यही हमारा आंसर हो गया।
अब हम आते हैं निगेटिव वाले पे। निगेटिव वाला थोड़ा ट्रिकी पड़ जाता है, लेकिन बस अगर जितना हमने अभी तक समझाया है ये आपको समझ में आ गया तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं। सपोज करिए x की वैल्यू है -1.5, मतलब आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ x निकालना है -1.5। नंबर लाइन पे नंबर लोकेट करिए, -1.5। ये नंबर -1 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। -1 यहां आएगा, 0 यहां आएगा, -1 से और पीछे गए हैं तो -1.5 मिला है, फिर -2, फिर -3। ठीक, तो दिमाग में जो ये नोशन होता है ना हमारे कि अगर जैसे 2.4 है तो 2 लिख दो, 9.3 है तो 9 लिख दो, 1.0 है तो 1 लिख दो, ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक, जब आप 1.5 पे खड़े हैं, ठीक, -1.5 पे, तो ये बताइए सबसे पहला इंटीजर आपको कौन सा दिखाई देगा? -1.5 पे खड़े हैं, नीचे देखा -1.5, उससे आगे देखा -1.4, सॉरी -1.6, -1.7, -1.8, -1.9, -2। कौन सा सबसे पहले दिखाई दिया? -2। तो ये -2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर? सबसे जो जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं उसमें सबसे बड़ा जो इंटीजर है आपका वो हमारा आंसर होता है। इस साइड के नहीं कि -1.5 है तो -1 दे देंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें डेफिनेशन बस फॉलो करनी है कि भैया छोटे जो इंटीजर्स है ना उसमें से सबसे बड़ा वाला उठा लो, जो छोटे इंटीजर्स हैं उसमें से सबसे बड़ा वाला उठा लो, यही हमारा आंसर होता है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा अभी बताइए। जब आप नंबर लाइन पे खड़े हैं तो आपको इधर कौन सबसे छोटे इंटीजर्स क्या है? इससे छोटे इंटीजर -2, -3, -4, -5, तो सबसे छोटा इंटीजर क्या है? सबसे बड़ा -2, तो इसका आंसर आएगा -2। ठीक है, ये है आपका इंटीग्रल पार्ट। अब देखिए एक सिंपल लॉजिक आपको समझ में आ सकता है। सपोज करिए -2.3 लिखा गया, ठीक, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आना चाहिए? सोचो सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ, नंबर लाइन पे खड़े हो जाओ। -3 आना चाहिए भाई। -2.3 से छोटा नंबर चाहिए, -2.3 से छोटा नंबर, -2 तो इससे बड़ा हो गया ना, पॉजिटिव माइनस आप कुछ और जोड़ोगे, 0.3 जोड़ोगे तब मिलेगा ना -2। हमें घटाना है, पीछे जाना है, हम ये कहेंगे कि इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा माइनस, नंबर लाइन पे भी देख लेते हैं, -2.3, ठीक, फिर -2, फिर -1, ये 0 है, ये -0.1। देखिए नंबर लाइन पे ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि ये -0.1, -0.2, -0.3, -0.1, -1, -1, -1.2, -1.3, -1.4, फिर -2, तो -2, -2.1, -2.2, -2.3, फिर -3 तो -3 तक आएंगे। तो -3 आपका इंटीग्रल पार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि इससे छोटा हमें सबसे बड़ा इंटीजर चाहिए, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर हमारा क्या आएगा? -3। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, तो ये दिमाग में मत बिठाइएगा कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो डेसिमल के पहले वाला नंबर लिख देते हैं, नहीं। अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दो, लेकिन निगेटिव है तो आपको सोचना पड़ेगा कि उससे एक बड़ा निगेटिव नंबर लिखना है आपको। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब क्या है कि अब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो समझ ली। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, इसके आप आंसर्स लिखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ से 2.4, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ -3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3.2, माइनस से 4.6। देखिए मेन दिक्कत निगेटिव वाले में नहीं आती है, पॉजिटिव वाले में कोई दिक्कत नहीं आता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 1 + 0.3 फ्रैक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा इसका? लेस देन 1.3 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 1 बनेगा। 2.4 का नंबर, देखो जब तक दिक्कत आ रही है तब तक नंबर लाइन पे खड़े हो जाओ आप लोग, जब तक दिक्कत आ रही है तब तक नंबर लाइन पे खड़े हो जाओ। इससे छोटा इंटीजर क्या दिखाई देगा? 2 दिखाई देगा। -3 खुद एक इंटीजर है, तो अगर एक इंटीजर है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। -3.2, 3 से -3 से बड़ा होगा, -4 इससे छोटा होगा, आंसर क्या आएगा? -4। इसका आंसर क्या आएगा? -5।
5। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि अब देखिए इसका एक दूसरा सिग्निफिकेंस भी होता है, इसको हम अभी बता देते हैं। सपोज करिए हमने कहा आपका x की वैल्यू है 1.3, इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 0.3। ये क्या हुआ आपका, ये इंटीग्रल पार्ट हुआ, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हुआ। 2.4 तो इसको हम लिखेंगे 2 प्लस 0.4, ये आपका इंटीग्रल पार्ट हुआ, ये फ्रैक्शनल पार्ट हुआ। फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन याद रखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि ये 0 के बराबर तो हो सकता है लेकिन उससे बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक, मतलब 0 से 1 के बीच में इसको लाई करना है। अब हम आते हैं -3 पे। x इज इक्वल टू -3 अगर है बच्चों, ये ध्यान से समझिएगा, -3 है तो हम इसको लिखेंगे -3 प्लस 0.0, तो ये आ गया आपका -3, ये आपका इंटीग्रल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट। अब हम आते हैं -3.2, x इज इक्वल टू -3.2। अगर हम इसके इंटीग्रल पार्ट की बात करें तो इसको हम -3 प्लस 0.2 नहीं लिखेंगे, क्यों? ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि -3 प्लस 0.2 करोगे तो क्या आएगा, जोड़ के देखो ये आएगा -3.000.01 किलो, और ये प्लस 0.2 है ना, प्लस 0.2 है, ये निगेटिव नंबर है पूरा, ये एक पॉजिटिव नंबर है तो ये इसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। ठीक, तो ये किधर जाएगा, -3 से किधर कैरी जाएगा, ये आएगा -2.8। क्यों? क्योंकि जब आप -2.8 से इतना घटाओगे तो ये मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये -3.2 ये होता है -3 -0.2, -3 में -0.2 आपने ऐड किया है, ये एक निगेटिव नंबर है तो ये इंटीग्रल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। अब तब इसका फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालें? तो हम कहेंगे कि ठीक है, चलिए हमें एक फ्रैक्शन चाहिए जो कि हम किसी इंटीजर में जोड़ दें, एक ऐसा पॉजिटिव फ्रैक्शन चाहिए जो हम किसी इंटीजर में जोड़ दें तो हमें -3.2 मिल जाए। ठीक है, हमने -3 लिया, -0.2 ये लिख सकते हैं, -3 -0.2। अब आप क्या करिए, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, और एक इंटीजर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 और एक -1 जोड़ देंगे। ठीक, -1 आप इसके साथ जोड़ दीजिए और +1 इसके साथ जोड़ दीजिए, तो ये क्या बना, -3 -1 -4, और 1 माइनस 0.2 इज 0.8। अब ध्यान से देखिए, ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है और ये एक इंटीजर है। ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन लाइंग बिटवीन 0 to 1 एंड दिस इज अ इंटीजर। ये है आपका इंटीग्रल पार्ट और ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं था, ये हमारा नेगेटिव नंबर है, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ आपका इंटीग्रल पार्ट -0.4। उसी तरीके से जब आप -4.6 की बात करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, -4 -0.6, ये दोनों निगेटिव हैं, तब ये मिलेगा आपको। जैसे +1 -1 करिए, देखिए ये बच्चों वाली चीज बता रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, समझ में आ चुका है, तो आप सीधे भी लिख सकते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, -5 + 0.4 कर देंगे। तो बेसिकली नंबर लाइन पे आपको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये -1 इसके साथ आया -5 और 1 -0.6 इज 0.4, तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये आपका इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट कितना हुआ, -0.5। तो आई सपोज आप लोगों को अब ये समझ में आ चुका होगा कि ये इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट हम कैसे लिख रहे हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। इसका जो ग्राफ है ये अच्छे से समझ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इसका फंक्शन समझ में आया है तो ग्राफ समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब देखिए एग्जाम में, IIT JEE के एग्जाम में तो कोई आपसे नहीं कहेगा कि भैया ग्राफ बना दो। ठीक, तो अब हम ग्राफ बनाने से पहले ये चीज समझ लें कि सपोज करिए आपका नंबर 1 है, आपका नंबर 2 है। ठीक, तो इंटीग्रल पार्ट 2 और 1, जब तक हम नंबर लाइन पे मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं, ठीक, हमें 1 दिखा,
और 1 हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जैसे ही हम 1 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे हमें क्या दिख जाएगा, 0 दिखने लगेगा, 1 नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब हमारा इंटीग्रल पार्ट 0 है। तो अगर हमें 1 इंटीग्रल पार्ट देखना है तो हमें क्या 1 पे खड़ा होना पड़ेगा। और 1 कब तक हमें इंटीग्रल पार्ट दिखाई देना पड़ेगा, मतलब अगर आपका इंटीग्रल पार्ट 1 है तो ये कहां से दिखना चालू हुआ, ये आपको दिखना चालू हुआ कि जब x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी है। 1 पे हम खड़े हैं तो हमें 1 दिख रहा है। अब हम पीछे चलने लगे, बढ़ने लगे, तो वैल्यू बढ़ाने लगे, हमें 1 दिख रहा है, 1.2 पे आए, 1.3 पे आए, 1.4 पे आए, ऐसे करते करते हमें ये 1 इंटीग्रल पार्ट कब तक दिखाई देगा, जब तक कि हम 2 पर ना पहुंच जाए। जैसे ही हम 2 पर पहुंचेंगे हमें क्या दिखाई देने लगेगा, 2 दिखाई देने लगेगा। मतलब हमें 2 पर नहीं पहुंचना है अगर इंटीग्रल पार्ट 1 चाहिए तो। मतलब 2 से जब तक हम कम हैं हमें इंटीग्रल पार्ट 1 मिलेगा, और 1 से जब तक बड़े हैं या उसके बराबर हैं हमें इंटीग्रल पार्ट 1 मिलेगा। सपोज करिए आप 2 पे पहुंच गए तो आपका इंटीग्रल पार्ट क्या मिल गया, 2 मिल गया। मतलब x की वैल्यू 2 हो चुकी है, उससे बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। कब तक आपको, हम लगता है बोर्ड से बाहर चले जाएंगे, तो कब तक आपका 2 मिलेगा इंटीग्रल पार्ट, हम कहेंगे जब तक आप 3 नहीं पहुंच जाओगे। उसी तरीके से निगेटिव पे चलते हैं, हमको इंटीग्रल पार्ट x इज इक्वल टू -1 कब मिलेगा, जब हम -1 पे खड़े रहेंगे। ठीक, -1 पे खड़े रहेंगे और हम जब -1 से आगे बढ़ने लगेंगे पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन पे, तो हमें क्या है, -0.9 पे आए तब भी हमें -1 दिख रहा है, -0.8 कब तक हमें -1 दिखाई देगा, जब तक हम 0 पे नहीं पहुंच जाते। मतलब जब आपका x -1 से लेकर के 0 तक लाई करेगा तो हमारा इंटीग्रल पार्ट -1। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ग्राफ तुरंत बना लेंगे हम लोग। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ। यही हमारा ग्राफ बनाने का कॉन्सेप्ट है कि कब तक हमें कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। तो चलिए ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, इस पे हमें नंबर्स बनाने हैं। तो x एक्सिस पे 0, 1, 2, 3 and 4, -1, -2, -3 and -4। उसी तरीके से y एक्सिस पे 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक, जब हमारा x हम 0 से लेते हैं, सपोज करिए इंटीग्रल पार्ट हमें x का क्या चाहिए, 0 चाहिए। इंटीग्रल पार्ट x का हमें 0 चाहिए, तो कब मिलेगा भाई, हम जब तक यहां इस पे खड़े हैं तो हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, मिला 0, हम आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, तब अभी में 0 ही मिल रहा है। बढ़ते बढ़ते कहां तक गए, जैसे ही हम 1 पे पहुंचेंगे हमें इंटीग्रल पार्ट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मतलब यहां से लेकर के 0 था और यहां तक हमें क्या मिला, 1 मिला। मतलब जब आपका x 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 1 है, तो इंटीग्रल पार्ट क्या मिलेगा, 0। अब इंटीग्रल पार्ट x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। जैसे ही आप 1 पे पहुंचे इंटीग्रल पार्ट x की वैल्यू हो गई 1। ठीक, अब आप मतलब आपकी x की वैल्यू है कितनी, x की वैल्यू है 1 या उससे ज्यादा। अब आप 1 पे आगे बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, कहां तक आपको इंटीग्रल पार्ट 1 मिलेगा, जब तक आप 2 पे नहीं पहुंच जाते। जब तक आप 2 पे नहीं पहुंच जाते तब तक आपको इंटीग्रल पार्ट 1 ही मिलता रहेगा। ठीक, जैसे ही आप 2 पे पहुंचे आपका इंटीग्रल पार्ट जंप करके 2 पर चला जाएगा। ठीक है, अब हमें इंटीग्रल पार्ट 2 मिलने लगा। तो ये 2 या 2 से बड़े के लिए, अब देखिए अब इतना ज्यादा तो डिटेल में आप समझने के, तो समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही आप 2 पे पहुंचे इंटीग्रल पार्ट आपको क्या मिल गया, 2 से लेकर के 3 तक आपको इंटीग्रल पार्ट 2 मिलेगा। ठीक, अब हम निगेटिव साइड आते हैं कि इंटीग्रल पार्ट हमें -1 कब तक मिला, जब हमारा x इससे छोटा होगा। ये इंटीजर है, इसको हमने क्रॉस कर दिया, तो जब हमारा x छोटा है इससे तो हमें -1 मिल रहा है। मतलब हमारा इंटीग्रल पार्ट -1 कहां से कहां तक मिलेगा, यहां जब हम -1 पे रहेंगे तो -1 मिलेगा, जैसे ही 0 पहुंचेंगे 0 मिल जाएगा, उसके पहले तक हमें -1 मिलेगा। ठीक, तो ये आपका हो गया -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन
0। उसी तरीके से इंटीग्रल पार्ट x आपका 2 कब मिलेगा? -2, जब आप -2 इज लेस देन x इज लेस देन -1। कैसे? -1 से जैसे ही आप आगे बढ़े आपको कौन सा इंटीजर दिखने लगा? -2। तो मतलब जब आप यहां से यहां तक आ रहे हैं इंटीग्रल पार्ट आपको -2 मिल रहा है। ठीक, जैसे ही आप -2 तक आपको 2 मिलेगा। तो ध्यान से देखिए ये जो इंटीजर्स हैं ये स्टेप्स वाइज बन रहे हैं। तो यहां सर हमेशा वो इंटीजर इंक्लूडेड होगा जिसकी वैल्यू हमें मिल रही है। तो -2 में -2 इंक्लूडेड, -1 में -1 इंक्लूडेड, और 0 बनाने का मतलब कि ये नंबर इंक्लूडेड है, एरो बनाने का मतलब कि ये नंबर एक्सक्लूडेड है। तो ये जो फंक्शन है देखेंगे ध्यान से तो ये सीढ़ियों की तरह दिखता है। तो इसको हम एक स्टेयर केस फंक्शन भी बोलते हैं, एक अलग नाम भी है इसका, स्टेयर केस फंक्शन। ठीक, तो ये आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेयर केस फंक्शन। ये आपको नंबर के इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू देगा। आप लोग इस ग्राफ को बना लीजिए और नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, जो चीजें नहीं समझ में आए उसको आप रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, अब देखिए, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यहां पर अगर पैटर्न ऑब्जर्व करें तो हम ये कहेंगे कि अगर आपका इंटीग्रल पार्ट, यहां लिख देते हैं हम, अगर आपका इंटीग्रल पार्ट i कोई एक इंटीजर है i के बराबर है तो हम ये कहेंगे कि जो x है आपका वो i से लेकर के x i+1 तक लाई करेगा। कैसे? जब इंटीग्रल पार्ट -1 है तो -1 से 0, -1 से लेकर के उस इंटीजर से लेकर के एक आगे इंटीजर तक। जब आपका इंटीग्रल पार्ट 0 है तो 0 से लेकर के 0+1 तक, 1 है तो 1 से लेकर के 2 तक, 2 है तो 2 से लेकर के 3 तक। तो बेसिकली हम कहेंगे कि इंटीग्रल पार्ट अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर i मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? उस इंटीजर से लेकर के उसके आगे वाले एक इंटीजर तक। ठीक, -2 अगर हमें इंटीग्रल पार्ट मिल रहा है मतलब x आपका -2 से -1 तक लाई करेगा। -1 अगर इंटीग्रल पार्ट मिल रहा है इसका मतलब कि x -1 से 0 तक लाई करेगा। 0 अगर इंटीग्रल पार्ट मिल रहा है तो 0 से 1, 1 मिल रहा है तो 1 से 2, ऐसे ही करते करते हमें इंटीग्रल पार्ट प्रेडिक्ट करना होता है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर को अभी आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ाया एक बार उसको क्विक रिकैप दे देते हैं। क्विक रिकैप में ये है बच्चों कि देखिए कोई भी एक रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर, केवल फ्रैक्शन मतलब केवल रेशनल नंबर मत कहें। जैसे मान लीजिए आपका एक रियल पाई है, ये एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन अगर इसके इंटीग्रल पार्ट की हम बात करें तो जो इसका इरेशनल पार्ट होता है ना उसको आप हटा दीजिए, जो इंटीजर बचा वो क्या बचेगा आपका? हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिख नहीं सकते लेकिन है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, वो अलग कर दीजिए। इंटीग्रल पार्ट इसका 3 ही आएगा, 3.14 समथिंग होता है तो हम इसका इंटीग्रल पार्ट 3 बोलेंगे। उसी तरीके से एक रेशनल नंबर और होता है e, जिसको कि 2 पॉइंट समथिंग होता है तो हम इसका इंटीग्रल पार्ट कितना बोलेंगे? 2। ठीक, तो किसी भी नंबर का आप इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर सकते हैं। ठीक, ये जो इंटीजर अलग होता है वो हम कहते हैं कि वो इंटीग्रल पार्ट है, जो फ्रैक्शन अलग होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इंटीग्रल पार्ट कहां से कहां तक लाई करेगा। ये जो पोर्शन हमने लिखवाया यही आपको समझना है। इंटीग्रल पार्ट कोई आपसे एग्जाम में नहीं पूछने जा रहा है कि भैया 3.2 का इंटीग्रल पार्ट बता दो, कोई पूछेगा ऐसा? जेई में तो नहीं पूछेगा। ठीक, घर वाले पूछ सकते हैं कि भाई बच्चा खुश हो जाए, बेटा फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ लिया, इंटीग्रल पार्ट पढ़ लिया, तो कहोगे हाँ पापा हाँ पढ़ लिया मैंने, तो कितना बताया 3.2 का इंटीग्रल पार्ट? बोलो 3, तो पापा खुश हो जाएंगे, बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि बेटा 3.2 का इंटीग्रल पार्ट बताओ, मैं तुम्हें 4 नंबर दे देता हूं। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, वो ऐसा इंटीग्रल पार्ट पूछेगा ना, ऐसा इंटीग्रल पार्ट पूछेगा कि दिमाग के सारे फ्यूज उड़ जाएंगे। ठीक, तो आपको इसी चीज को ध्यान रख के अच्छे से समझना। देखिए वो कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ भी नहीं पूछता है, कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, बस कॉन्सेप्ट
क्लियर होना चाहिए। अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट का ही रायता बन गया तो आंसर भी रायता ही निकलता है और रायते के नंबर 0 होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि कब आपका इंटीग्रल पार्ट कहां से कहां तक लाई करेगा, इसकी इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, हाँ, बिफोर वी डिपार्ट लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, like our videos and download our application from Play Store. Thank you very much. See you in the next video.